इंद्रजीत स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। हम पढ़ रहे एनसीईआरटी क्लास 10 अध्याय 1 विकास भाग 3। इसमें हम पढ़ेंगे आय और अन्य मापदंड। उसके पहले हम देखते हैं औसत आय के बारे में, ठीक है। यद्यपि औसत आय तुलना के लिए उपयोगी है, फिर भी यह असमानताएं छुपा देता है। उदाहरण के लिए दो देश क और ख पर विचार करते हैं। सरलता के लिए हम मानते हैं कि प्रत्येक देश में 5 निवासी हैं। तालिका 1.2 में दिए गए आंकड़ों के अनुसार दोनों देशों की औसत आय लीजिए, ठीक है। इसमें दिया कैसे है, तालिका 1.1, इसमें दो देशों के तुलना 5-5 लोगों से 1 2 3 4 5, ठीक है। देश क देश ख, तो देश ख एक नागरिक 9,500 कमाता है और देश ख 500 रुपए कमाता है। 500 500 500 ये 48,000 कमाते हैं, ठीक है। 5 नंबर 48,000 और इधर से 9,000 10,000 9,000 10,000 10,000 सब बराबर बराबर कमाते हैं इधर। और जो नीचे जाति में होते हैं, नीचे देश में होते हैं, उसमें कुछ जो नेता लोग होते हैं वो ज्यादा कमाते हैं। तो आपको इसमें औसत आय लिखना है, सबको जोड़कर आप लिख दो। यहाँ पे इसको जोड़कर यहाँ पे लिख दो, तो ये कितना हो जाएगा 10 20 30 40 50। इसका 50,000 जाएगा और इसका कितना जाएगा 2,000 2,000 4,000, ठीक है। तो 50,000 इसका भी हुआ। दोनों का बराबर ही होता है, लेकिन इसमें ऊपर नीचे होता है सब चीज। क्या आप इन दोनों देशों में रहकर सामान्य रूप से सुखी होंगे? मतलब इस दोनों देश में रहेंगे तो एक सामान्य लोगों जैसा सुख प्राप्त कर सकते हैं? क्या दोनों देश बराबर विकसित है? शायद हमें कुछ लोग देश ख में रहना पसंद करेंगे, कुछ लोग ए में पसंद करेंगे। अगर हमें यह आश्वासन हो कि हम उस देश के 5वें नागरिक होंगे तो हम वहां पर रहेंगे, लेकिन अगर हमारी नागरिकता संख्या लॉटरी के द्वारा निश्चित होगी तो लॉटरी के द्वारा हमारी तुलना मतलब हमारी संख्या निश्चित की जाती है, तो शायद हम में से ज्यादातर लोग देश क में जाना पसंद करेंगे। ऐसा इसलिए कि क्योंकि यद्यपि दोनों देशों की औसत आय एक सामान्य है, दोनों देशों की औसत आय लगभग 50,000 के करीब का ही है ना। औसत आय एक समान है। देश क के लोगों ने तो बहुत अमीर हैं और बहुत गरीब, न बहुत अमीर, जबकि देश ख के ज्यादातर नागरिक गरीब हैं और एक व्यक्ति बहुत अमीर है। जैसे में हमारा हिंदुस्तान है, बहुत लोग गरीब हैं तो जो नेता है सब, जो बिजनेसमैन है वो अमीर है। इसलिए यद्यपि औसत आय तुलना के लिए उपयोगी है, लेकिन इससे यह पता नहीं चलता कि आय लोगों में किस प्रकार वितरित होगा, आय कैसे बटेगा लोगों में। अब देखिए यहाँ पर गरीब वहीन तथा अमीर वहीन व्यक्तियों का देश, ये गरीब और अमीर दोनों बैठे हुए यहाँ पे। हमने कुर्सियों को बनाया तथा उनका प्रयोग करते हैं। हम कुर्सियों का बनाए, हम प्रयोग करते हैं। और ये गरीब तथा अमीर व्यक्तियों का देश है। देखो यहाँ पर गरीब और अमीर दोनों का ये देश है, तो दोनों बराबर बैठे हैं और ये गरीब और अमीर का देश है। तो ये बोलते हैं हमने कुर्सियां को बनाया तथा उसने ले लिया। इन लोगों ने कुर्सी बनाया, लेकिन अकेले जो सोया है 4 कुर्सी पे, ये छीन लिया उससे। तो वही हमारे देश में होता है। अब इन पर विचार करते हैं। 3 उदाहरण दीजिए जहां स्थितियों की तुलना के लिए औसत का प्रयोग किया जाता है। 3 उदाहरण देना है। 2 नंबर, क्या आप सोचते हैं कि औसत आय विकास को समझने के लिए महत्वपूर्ण मापदंड है? व्याख्या कीजिए। 3 नंबर, प्रति व्यक्ति आय के मापन के अतिरिक्त आय के कौन लक्षण हैं जो 2 या 2 से अधिक देशों की तुलना के लिए महत्व रखते हैं? 4 नंबर, मान लीजिए कि रिकॉर्ड ये दिखाते हैं कि किसी देश की आय समय के साथ बढ़ती जा रही है। क्या इससे हम इस निष्कर्ष पर पहुंच सकते हैं कि अर्थव्यवस्था के सभी भाग बेहतर होंगे? अपना उत्तर उदाहरण सहित दीजिए। 5 नंबर, विश्व विकास रिपोर्ट
2012 के अनुसार निम्न आय वाले देशों की प्रति व्यक्ति आय ज्ञात कीजिए, जो आपको इंटरनेट से ही ज्ञात करना पड़ेगा, तब आप लिख सकते हैं। एक अनुच्छेद लिखिए, मतलब एक संविधान लिखिए अपना, कि भारत को एक विकसित देश बनाने के लिए, भारत को एक विकसित देश बनाने के लिए क्या करना या प्राप्त करना चाहिए, मतलब क्या करना चाहिए और क्या करने के लिए कोशिश करना चाहिए। अब शुरुआत करते हैं आय और नए मापदंड। तालिका 1.3 देखो, इसमें हरियाणा, केरल, बिहार क्या दिखाया जा रहा है। 2016-17 के लिए प्रति व्यक्ति आय इतना ही हुआ। हरियाणा के लोग एक व्यक्ति 1,80,174 रुपया कमाया, केरल के लोग 1,63,675 रुपया कमाए और बिहार के लोग 34,409 रुपया कमाते हैं। तो बहुत ज्यादा यहाँ पर गरीबी है बिहार में, ऐसा माना जाता है और मानना चाहिए भी, गरीबी है अपने बिहार में, बहुत है। जब हमने व्यक्तिगत आकांक्षाओं और लक्ष्यों को देखा तो पाया कि लोग केवल बेहतर आय के बारे में ही नहीं सोचते, बल्कि वे अपनी सुरक्षा, दूसरों से आदर और समानता का व्यवहार पाना, आजादी इत्यादि जैसे लक्ष्यों के बारे में भी सोचते हैं। सब लोग चाहते हैं कि अपनी सुरक्षा हो, हमें कोई आदर सम्मान करे, उसके बाद से व्यवहार हमारे लिए लोगों का अच्छा हो, हमें आजादी मिले, जो मन करना वो कर सकते हैं, ये सब। इसी प्रकार जब हम किसी देश या क्षेत्र के बारे में, किसी भी देश या क्षेत्र के बारे में सोचते हैं तो हम औसत आय के अतिरिक्त अन्य महत्वपूर्ण लक्ष्यों के विषय में भी सोचते हैं। ये बात सही है कि हम अन्य विषयों के बारे में भी सोच डालते हैं, सोचने में कौन बात का जाता है। ऐसे में एक टीचर ने एक बच्चे से पूछा, मान लो बच्चे, मतलब मान लो कि एक समुद्र में एक नींबू का पेड़ लगा हुआ है, ठीक है, समुद्र में नींबू का पेड़ लगा हुआ है, तुम वहां से तोड़ के कैसे लाओगे। तो स्टूडेंट जवाब दिया, छात्र जवाब देता है, मैं चिड़िया बन के उड़ कर जाऊंगा, तोड़ कर लाऊंगा। तो टीचर जी बोले, तुमको चिड़िया बनाएगा कौन। तो मतलब एक तरह से तर्क देकर तो वो बच्चा बोला, तो समुद्र के बीचों बीच वो छोटा सा नींबू का पेड़ लगाएगा कौन। जो लगाएगा, जैसे लगाओगे आप वैसे हम तोड़ कर ला देंगे, काम खत्म। तो ये सब बात होता था, तर्क विवाद आमतौर पे क्लास में देखने को मिल जाते थे। ये विशेषताएं क्या होती है, इनका निरीक्षण हम एक उदाहरण के द्वारा करते हैं। तालिका 1.1 हरियाणा, केरल, बिहार के प्रति व्यक्ति आय दर्शाती है, जो मैंने बताया। वास्तव में ये आंकड़े वर्ष 2016-17 के वर्तमान कीमतों पर प्रति व्यक्ति निवल राज्य घरेलू उत्पादन के हैं। अभी हम इस जटिल शब्द का क्या वास्तविक अर्थ है बताने हैं, उसे छोड़ देते हैं। मोटे तौर पर हम इसे राज्य की प्रति व्यक्ति आय मान सकते हैं और हम देखते हैं कि इन तीनों राज्यों में हरियाणा की प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है और बिहार सबसे पीछे है। अब देखो, तीनों में से हरियाणा, केरल ठीक है, लेकिन बिहार सबसे पीछे है। इसका अर्थ यह है कि औसतन हरियाणा में एक व्यक्ति एक वर्ष में 1,80,000 रुपया कमाता है, जबकि बिहार में एक व्यक्ति औसतन 34,409 रुपया ही कमा पाता है। इसलिए अगर विकास को मापने के लिए, ठीक है, विकास को मापने के लिए प्रति व्यक्ति आय का प्रयोग किया जाए तो तीनों राज्यों में हरियाणा सबसे अधिक और बिहार सबसे कम विकसित राज्य माना जाएगा। बात सही है, क्योंकि देखो हरियाणा के लोग 1,80,174 रुपया कमा रहे हैं साल में और बिहार के लोग 34,409 रुपया बचा रहे हैं, ये कमा कर बचा रहे हैं इतना। अब हम इन तीनों राज्यों के कुछ और आंकड़ों पर नजर डालते हैं जो कि तालिका 1.4 में दिए गए हैं। जैसे मैं नीचे आपको बताता हूं, तालिका 1.4 इसमें लिखा है, हरियाणा, केरल, बिहार के कुछ तुलनात्मक आंकड़े किया गया है। हरियाणा में शिशु मृत्यु दर 1000 में से 30 बच्चा हरियाणा में मरता है, केरल में 10 मरता है, बिहार में 35 मरता है। साक्षरता दर है 2011 की रिपोर्ट, हरियाणा में 82, केरल में 94 और बिहार में 62। वहां पर भी कम है साक्षरता, मतलब पढ़े लिखे समुदाय।
निवल उपस्थित अनुपात प्रति 100 व्यक्ति उच्चतर आयु 14 तथा 15 वर्ष 13-15। तो देखो ऐसे में हरियाणा के लोग 61 हैं, केरल के लोग 83 हैं और बिहार के लोग 43 हैं। हर 100 व्यक्ति में इतना में आयु में, मतलब 14-15 के करीब में। अब आगे पढ़ते हैं, ये तालिका क्या दर्शाती है? जो तालिका हम ऊपर देखें उसको क्या दर्शाती है, उसके बारे में जानिए। तालिका का पहला स्तंभ दिखता है कि केरल में 1000 जीवित पैदा हुए बच्चों में से 10 बच्चे 1 वर्ष की आयु तक पहुंचने से पहले मर जाते हैं, लेकिन हरियाणा में यह अनुपात 30 था। तो केरल की तुलना में 2 गुना से ज्यादा है। ठीक है। दूसरी ओर हरियाणा के 1.3 में हरियाणा के प्रति व्यक्ति आय केरल से ज्यादा है। केरल से ज्यादा हरियाणा कमाता है, जैसे तालिका 1.3 में दिखाया गया है। जरा सोचिए कि अपने माता पिता के लिए आप कितने प्यारे हैं, मतलब आप अपने माता पिता के लिए कितने प्यारे हैं। यह सोचिए कि सब लोग कितना प्रसन्न होते हैं जब कोई बच्चा जन्म लेता है। अब ऐसे माता पिताओं के बारे में सोचिए जिनके बच्चे अपने पहले जन्मदिन से पहले ही मर जाते हैं। ऐसे माता पिताओं को कितना दुख महसूस होता होगा, ये सोच सकते हैं आप। दूसरा यह देखिए कि ये आंकड़ा किस वर्ष के हैं, 11 के हैं, लेकिन यह 17 की बात बताई जा रही है। वर्ष 2017 के हैं, ये वर्ष 2017 के हैं। तो हम बहुत पुराने समय की बात नहीं कर रहे हैं, अभी की बात कर रहे हैं। यह हमारी स्वतंत्रता के 70 वर्ष बाद की बात है। 70 वर्ष बाद की बात है, जब हमारे देश के बड़े शहर ऊंचे ऊंचे इमारतों और खरीदारी के लिए शॉपिंग मॉल से भरे हुए हैं अपना देश। ये देखो, अधिकांश शिशुओं को बुनियादी स्वास्थ्य सुविधाएं भी नहीं मिल पाती है। हर बच्चे को बुनियादी स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं मिलती है, इसीलिए सरकार की तरफ से पोलियो चलाया जाता है, जिसके वजह से बहुत सारे पोलियो बेटा और आपको हैजा का हो गया, इस सब का इनको एंटीडोट पहले ही जन्म पैदा लेते हैं तभी दे दिया जाता है कि बचे रहेंगे। समस्या शिशु मृत्यु दर पर समाप्त नहीं हो जाती। शिशु मृत्यु दर पर समस्या खत्म नहीं होता। तालिका का अंतिम स्तंभ दिखाता है कि बिहार के लगभग आधे बच्चे कक्षा 8वीं के बाद स्कूल नहीं जा रहे हैं। देखो, 8वीं के बाद बच्चे स्कूल नहीं जा रहे हैं, अर्थात यदि आप बिहार के किसी स्कूल में पढ़ते होते तो आपकी आरंभिक कक्षा के लगभग आधे से अधिक बच्चे गायब होते हैं। जिन बच्चों को स्कूल में होना चाहिए वे वहां नहीं होते हैं। अगर ये आपके साथ होता तो आप अभी यह सब न पढ़ पाते जो पढ़ रहे हैं। वो आप अभी नहीं पढ़ पाते जो आप पढ़ रहे हैं। ठीक है। अब देखो, इसके लिए आपको थोड़ी सी सहानुभूति दिखाकर कुछ अच्छा करना पड़ेगा जनता के लिए। जहां पर सार्वजनिक सुविधाओं की बात आ जाती है, ऐसा क्यों है कि हरियाणा में औसत व्यक्ति की आयु केरल के औसत व्यक्ति की आयु से अधिक है? मतलब बच्चा मर जाता है, हरियाणा में काहे ज्यादा है, केरल में कम काहे है? लेकिन इन महत्वपूर्ण क्षेत्रों में वह केरल से पीछे हैं। कुछ क्षेत्र हैं जहां पर केरल से पीछे हैं। इसका कारण यह है कि यह आवश्यक नहीं है कि जेब में रखा रुपया वे सब वस्तु और सेवाएं खरीद सके। जरूरी नहीं है कि जेब में आपके पैसा है आप हर कुछ खरीद सकते हैं, क्योंकि जितना पैसा उतना खरीद सकते हैं, उसके ऊपर का सामान तो नहीं खरीद सकते हैं, जिनकी आपको एक बेहतर जीवन के लिए आवश्यकता हो सकती है। नागरिक कितनी भौतिक वस्तुएं और सेवाएं प्रयोग कर सकते हैं? नागरिक कौन सा भौतिक वस्तु और सेवाएं प्रयोग कर सकते हैं? इसके लिए आय अपने आप में संपूर्ण रूप से पर्याप्त सूचक है। मतलब जितना कमाओगे उतना ही ना खर्चा करोगे। तो कमाओगे 10 रुपया, खर्चा करोगे 50 रुपया, तो 40 रुपया कहां से आएगा?
उदाहरण के लिए सामान्यतः आपका द्रव्य आपके लिए प्रदूषण मुक्त वातावरण नहीं खरीद सकता, या बिना मिलावट की दवाएं आपको नहीं दिला सकती। अब देखो यहाँ पे फिर से बताता हूँ, ये समय यहाँ पर सामान्यता है कि आपको द्रव्य आपके लिए प्रदूषित मुक्त वातावरण नहीं खरीद सकते, मतलब आप मुक्त प्रदूषण फ्री बिना प्रदूषण का वातावरण नहीं खरीद सकते। बिना मिलावट की दवाएं आपको नहीं दिला सकती, और आपके पॉकेट में कितना भी पैसा है, हर दवा में मिलावट होता है, वही आपको मिलता है। जब तक आप ऐसे समुदाय में ही जाकर नहीं रहने जाते हैं तो लग जाते हैं जहां ये सुविधाएं पहले से उपलब्ध है। अगर आपको ये नहीं मिलता है तो आप ऐसे जगह चले जाते हो जहां पे ये सुविधाएं ज्यादा मिलता है, उपलब्ध होता है, वहां पर आप चले जाते हो। द्रव्य आपको संक्रामक बीमारियों से भी नहीं बचा सकता। अब देखो, द्रव्य कोई भी दवा हो गया, चाहे कोई भी पेय चीज हो गया, वो आपको संक्रामक बीमारियों से नहीं बचा सकता है। जब तक आपका पूरा समुदाय इससे बचाव के लिए कदम नहीं उठाए, तब तक आप उस बीमारी संक्रमण से नहीं बच सकते। देखो, इधर क्लास में पढ़ाई हो रहा है तो कुछ इधर सब कैमरे की तरफ देख रहे हैं। पढ़ना चाहिए। देखो, आगे जो ढेर पढ़ाकू है सब किताब में देख रहा है, और बाकी सब कैमरा में टुकुर टुकुर झांक रहा है सब। पहले का देखो वास्ता ऐसे होता था, देखो ये सब झोला है वास्ता। पहले बैग थोड़े होता था, पहले हम लोग झोला लेके जाते थे बोड़ा का, वही बिछा लो, उसी पर बैठ जाओ, फिर उसको समेट कर लेके चलाओ। वास्तव में जीवन में बहुत सी महत्वपूर्ण चीजों के लिए सबसे अच्छा और सस्ता तरीका इन वस्तुओं और सेवाओं को सामूहिक रूप से उपलब्ध कराना है। अब देखो यार, सबसे सस्ता और सबसे अच्छा तरीका चाहते हो तो सेवाओं को बहुत आसानी से उपलब्ध करा दो हर किसी के लिए। जरा सोचिए, किसी भी स्थानीय इलाके के लिए सामूहिक सुरक्षा प्रदान करना अधिक सस्ता है, अथवा हर घर के लिए अलग अलग सुरक्षा कार्ड रखना, हर घर के लिए अलग अलग। आप क्या करते हैं अगर आपके गांव या इलाके में आपके अतिरिक्त कोई और पढ़ने में रुचि नहीं रखता? अगर आपके अलावा आपके गांव या इलाके मोहल्ले में कोई पढ़ने की रुचि नहीं रखता, तो क्या तुम पढ़ पाओगे? नहीं पढ़ पाओगे। आप कुछ भी चाहते रहो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। शायद तब तक नहीं जब तक तुम्हारे माता पिता तुम्हें कहीं और निजी स्कूल में पढ़ने भेजने की क्षमता न रखते हो। जब तक किसी निजी स्कूल, प्राइवेट स्कूल में भेजने की क्षमता नहीं रखते हैं, तुम आगे नहीं पढ़ोगे। आप इसलिए पढ़ पा रहे हो क्योंकि बहुत से अन्य बच्चे पढ़ना चाहते हैं, इसलिए आप भी पढ़ते हो। और बहुत से लोग ये मानते हैं कि सरकार को स्कूल खोलना चाहिए और अन्य प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध करानी चाहिए, जिससे सभी बच्चों को पढ़ने का अवसर मिले। अभी भी बहुत से क्षेत्रों में बच्चे, मुख्य रूप से लड़कियां, उच्च विद्यालय शिक्षा भी नहीं ले पाती हैं। बच्चे तो ठीक है, लेकिन बच्चे और लड़कियां भी मुख्य मतलब बड़े स्कूल में, उच्च विद्यालय में शिक्षा नहीं ले पाते हैं, क्योंकि अरे कुछ भी करेंगे जिसके, चलो भाई आगे कंपटीशन है तो हम उसकी तैयारी करेंगे। जब कंपटीशन ही नहीं है तो काहे को तैयारी करेंगे? झक मारेंगे क्या? क्योंकि सरकार, समाज ने इसके लिए पर्याप्त सुविधाएं उपलब्ध नहीं कराई है, और सरकार ने, समाज ने उसके लिए एक तरह से पर्याप्त सुविधाएं उपलब्ध नहीं कराई है, इसलिए कोई कुछ करता ही नहीं है। अब कोई कुछ करता नहीं है तो इसमें दिक्कत किसको होती है? आम जनता को होती है। केरल में शिशु मृत्यु दर कम है क्योंकि यहाँ स्वास्थ्य और शिक्षा की मौलिक सुविधाएं पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। मतलब अच्छा वहां पर अस्पताल है, इसलिए वहां पे कोई दिक्कत नहीं होता है, बच्चा कम मरता है। इसी प्रकार कुछ राज्यों में सार्वजनिक वितरण प्रणाली साविप्रा ठीक प्रकार कार्य करती है। ऐसे राज्यों में लोगों के स्वास्थ्य और पोषण स्तर निश्चित रूप से बेहतर होने की संभावना है। अब देखो यहाँ पे ऐसे ही यहाँ पर लोग हैं जिनको स्वास्थ्य और पोषण स्तर पे अगर उनको ठीक कर दिया जाए, बेहतर कर दिया जाए, और हर किसी को वहां पर पहुंच मुमकिन हो जाए, आसानी से आपको मिल जाए, तो आप बेहतर ढंग से आगे बढ़ पाओगे।
और आगे बढ़ के आप बहुत आगे बढ़ पाओगे। यहाँ पर देखो प्रश्न दिया है, आओ इन पर विचार करते हैं। तालिका 1.1 और 1.4 के आंकड़ों को देखिए। क्या हरियाणा केरल के साक्षरता दर आदि में उतना ही आगे है जितना कि प्रति व्यक्ति आय के विषय में है कि नहीं? ऐसे दूसरे उदाहरण सोचिए जहां वस्तुएं और सेवाएं व्यक्तिगत स्तर की अपेक्षा सामूहिक स्तर पर उपलब्ध करना अधिक सस्ता हो जाता है। अब देखो हर किसी को देखो यहाँ पर चाहिए क्या, बिजली दे दो, पानी दे दो, अच्छा स्वास्थ्य सुविधा दे दो, अच्छा रोजगार दे दो बस, और शिक्षा दे दो। ये 5 चीज अगर दे दिया जाए ना तो देश को आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता है। अच्छे स्वास्थ्य और शिक्षा सुविधाओं की उपलब्धता क्या केवल सरकार द्वारा इन सुविधाओं के लिए किए गए व्यय पर ही निर्भर करती है? अन्य कौन से कारक प्रासंगिक हो सकते हैं? तमिलनाडु में ग्रामीण क्षेत्रों के 90% लोग, तमिलनाडु में ग्रामीण क्षेत्र के गांव में रहने वाले 90% लोग राशन कार्ड की दुकानों का प्रयोग करते हैं, जबकि पश्चिम बंगाल में केवल 35% ग्रामीण निवासी इसका प्रयोग करते हैं। कहां के लोगों का जीवन बेहतर होगा, क्या और क्यों? क्योंकि 35% मतलब वहां पर 65% लोग अच्छा है, तब ना 35 इस्तेमाल करते हैं। तो बिहार की मतलब बंगाल के जो सरकार हैं, क्या नाम है उनका, ममता बनर्जी, वो कुछ की होंगी, इसीलिए तो 35% वहां पर लोग ही ग्रामीण में राशन कार्ड पर सामान उठाते हैं। ये देखो क्रियाकलाप है यहाँ पे, कार्यकलाप, जिसको आपको खुद से इसको करना है। ऊपर मैंने बताया लेकिन कुछ खास नहीं था, इसलिए नीचे वाले को आप खुद करोगे। ये कार्यकलाप 3 है जिसको मैं पढ़ के बताऊंगा, अभी नहीं, अगले पार्ट में, ठीक है। तो इंद्रजीत स्टडी पॉइंट में जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, और आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। हमें आशा है कि आप जरूर कमेंट करेंगे। 24 घंटा के अंदर अंदर आपको रिप्लाई दे दिया जाता है। धन्यवाद।